नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। सीएए से शुरू हुआ बवाल महीने भर के विरोध के कई रंग और रूप अख्तियार कर चुका है। इसमें समाज और राजनीति के अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं और 3 देशों में धर्म के नाम पर सताए जा रहे जिन लोगों के लिए संसद ने कानून संशोधन किया, उनसे जुड़ी संवेदनाएं भी समाप्त होती दिख रही हैं। ऐसे में आज हम पाकिस्तान से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो आपको दहलाती है, जो हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। आज उन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों का हाल बयां कर रहे हैं ये पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज एंकर हरमीत सिंह, जिनके भाई तरविंदर सिंह को पेशावर में सरेआम गोलियों से भून दिया गया। जवान भाई को खून में लथपथ उसकी लाश मुझे मिलती है, मुझे वो उठानी पड़ती है, तो एक आम साधारण सिख का क्या हशर होगा। मुल्क का इकलौता पगड़ीधारी सिख न्यूज एंकर होने के नाते तरविंदर को पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं, मगर न तो पुलिस ने उनके भाई की हत्या के मामले को गंभीरता से लिया, न कातिलों की तलाश शुरू की और न ही कोई मृतक के रिश्तेदारों को ढांढस बंधाने आया, बल्कि पाकिस्तान सरकार और एजेंसियों ने हत्या के इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। रतन सिंह को कत्ल किया, मिंगोरा में केस दबा दिया गया, ये बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। बटग्राम में 2 सिखों को कत्ल किया, केस को दबा दिया गया। पिशावर में चरणजीत बाबू को कत्ल किया, केस दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आम से सिख थे, बेचारों की अप्रोच नहीं थी। अपनी पहुंच और पहचान के बाद भी जब हरमीत को पाकिस्तान में इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखी, तो उन्होंने भारत में अपने हमदर्दों से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट, जो हमारे जितने भी प्रबंधक कमेटियां हैं, श्रोमणी कमेटी, अकाल तख्त साहिब से मेरी गुजारिश है कि इस मेरी आवाज बन के आप पूरी दुनिया में मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी। मैंने तो जो झीलना है मैं झील लूंगा, मैंने कर लिया, एक भाई को मैं लॉस कर चुका हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी चुप रहे हमारे लिए, आपने भी आवाज उठानी बंद कर दी, तो आगे जो सिख बचे कुचे सिख हैं तो उनकी लाशें फिर आप लोगों को उठानी पड़ेगी। सवाल है कि क्या भारत को सीमा पार के अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म सितम से आंखें मूंद लेनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान में धर्म की वजह से सताए जा रहे लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। दलील यही है कि सीएए ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसको सियासत से ऊपर उठ के हमें देखने की जरूरत है, 2 मुल्कों से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। ये अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला है और ये संयोजित हमला है अल्पसंख्यक को पाकिस्तान में खत्म करने का। अगर इसी तरह हम खत्म होते गए तो वहां पर हमारे गुरुद्वारे मंदिर संभालने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए इमरान खान जी के साथ बातचीत करके इसका मसला, इसका हल निकालना चाहिए कि किसी तरीके माइनॉरिटीज को वहां पर बचाया जाए। एक हमारा सिख भाई, उसको पाकिस्तान में कत्ल किया गया, ये एक चेन रिएक्शन वो पाकिस्तान में चल रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वहां माइनॉरिटीज पाकिस्तान में बड़ी अनसेफ है
पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, वो बड़ी अनसेफ है, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके धार्मिक जगह पे अटैक हो रहे हैं। सो वी स्ट्रांगली कंडेम इट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि यूएन पे और पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि ऐसी बात आगे से। केंद्र सरकार ने पीड़ित लोगों को शरण देकर भारत का नागरिक बनाने की पहल CAA के जरिए की, मगर कुछ लोगों ने पहले उसे धर्म और संविधान के खिलाफ बताकर बवाल किया और अब मुंबई से दिल्ली तक गांधी शांति यात्रा निकाली गई, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया पर शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई। तो यात्रा की अगुवाई कर रहे बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा क्या कहते हुए सुनाई दिए, सुनिए। संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे, देश को दोबारा बंटने नहीं देंगे, महात्मा गांधी को दोबारा मरने नहीं देंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विरोध में मार्च निकालकर CAA के खिलाफ आवाज बुलंद की है। सवाल ये है कि जो लोग देश में संविधान, अंबेडकर और गांधी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता और कत्लेआम का सच दिखाई नहीं दे रहा? पाकिस्तान में सताए गए लोगों के लिए धृतराष्ट्र वाला पैंतरा आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बर्बरता और जुल्म सितम की दास्तान आपने देखी। जी हाँ, अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, तो देश के साथ साथ पड़ोसी नापाक मुल्क में भी वो तिलमिलाया हुआ है, वो बौखलाया हुआ है और इसके साथ साथ नकारात्मक बातों को लेकर अफवाहें और भड़काऊ बातों से बवाल मचाया जा रहा है। सियासत ऐसी कि आप देख रहे हैं कि इसके विरोध में आपस में विपक्ष में रार हो गई है, इसीलिए मचा बवाल है और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल है। पैनल में वो लोग हैं जो इस बात को लेकर जुल्म सितम की दास्तान पर चर्चा और बहस करेंगे कि क्या नागरिकता संशोधन कानून वाकई जरूरत थी और सरकार ने जो किया सिखों के साथ पड़ोसी 3 मुल्कों में और खासकर उस नापाक पाकिस्तान में जो जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, उनके लिए क्या ये कानून कोई गलत है? उनके लिए ये कानून क्या जरूरी नहीं था? इसी पर बहस होगी। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता नीतू डबास, जी हां, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप इस पर चर्चा में शामिल हुई हैं। मेरे साथ चैतन्य रूप से बात करने के लिए और जुल्मो सितम की जो कहानी आज आपने देखी, चेतन सिंह, काफी दिनों बाद आज आप देश का सवाल पर आए हैं। आज से भी हम पूछेंगे कि आखिर आप किसकी लाइन टो कर आगे बढ़ेंगे और जो जुल्मो सितम की बात होती है, नागरिकता कानून को लेकर आपके जो विरोध के स्वर सामने आते हैं, आखिर उसको लेकर अब आपकी लाइन में कोई बदलाव है या नहीं? मेरे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, आप सिख नेता हैं, आप तेज तर्रार अंदाज में सिखों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगी इफराक खान और परविंदर सिंह सेठी साहब। लेकिन सबसे पहले टीटू साहब, 2002 में 40,000 सिख, कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, उसका घर बसने के पहले उस नापाक मुल्क में सिखों पर जो अन्याय हुआ, जो जुल्म ढाए गए, अब केवल 8,000 बचे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अवस्थी साहब, पता नहीं कुदरत ने हमको इस धर्म में पैदा ही जुल्म सहने के लिए करा है क्या? गुरु साहब ने हमारे को इसीलिए अपने यहाँ सिखों के यहाँ जन्म दिया है। जब पैदा होता है और मरते दम तक संघर्ष ही करता रहता है। हर सरकार हमारे को हथकंडे के रूप में यूज करती है। वोटों के टाइम पे हर नेता गुरुद्वारे मत्था टेकने जाता है और अरदास करता है गुरु साहब से कि मुझे कामयाबी दो। अरे खाली है, हम लोग खाली इस चीज के लिए रह गए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सारे कानून लाजिए। क्या जब तक ये कानून लागू होंगे, हम कह रहे हैं कौन सा कानून अच्छा है कौन बुरा है, ये समय आएगा, टाइम विल टेल द डिफरेंस। आज जब तक ये कानून लागू होगा, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, जब तक तो और कई जैसे ऐसे मेरे भाई जिनके जैसे हमारे हरमीत के भाई को मार दिया गया, कई अपनी जानों से जा चुके होंगे।
मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री जी के घर तक भी जरूर जाऊंगा एक डेपुटेशन लेके कि क्यों आपका ट्वीट हर छोटे से छोटे मुद्दे पे सुबह एक कोई हादसा होता है, आधे घंटे बाद आपका ट्वीट आता है। हमारे अमित शाह साहब का, गृह मंत्री जी का ट्वीट आता है, वहां अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। क्या हाल हो रहा है? आपकी एक आवाज नहीं है। और जो सहयोगी पार्टी है आपकी सहयोगी पार्टी में मैं अपनी बहन का हूं, मैं अपनी भाभी का हूं, हरसिमरत कौर जी को, वो बैठकर टहल क्यों नहीं जाती है कि डेपुटेशन लेके दिल्ली में क्यों नहीं डेरा डालती जब तक ये न्याय की लड़ाई ना चालू हो जाए। हम न्याय किसके पास जाए? आदमी अपने मुखिया के पास जाता है। हमारे मुखिया कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी तो कौम ही बड़ी ही कुर्बानियों के लिए है। हमारे गुरु साहब ने अपना पूरा सर्वंस मार दिया, बच्चे मार दिए, पिता मार दिए, अपने आप को मार दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए। हम लोगों के साथ अत्याचार कैसे देख रहे हैं आप? कैसे रात को आपको नींद आ जाती है? क्यों नहीं आपका ट्वीट आ रहा? क्यों नहीं बात कर रहे आप? कौन बात करेगा? आप देश पिता है, आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? किसके दरवाजे जाए? टीटू साहब, ढेरों संवेदनाएं, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं और इस वक्त आपकी आंखों में जो पानी है इसके दर्द को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और हम भी सत्ता के लिए, गद्दियों के लिए, अरे यार और कुछ इंसानियत का भी कुछ होनी चाहिए। टीटू साहब, ये वक्त मैं आपको ढाढ़स बंधाने से ज्यादा मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। जो जुल्म सितम की कहानी अभी हमने अपने टेलीविजन पर देश का सवाल में दिखाई, उसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है कि आखिर सरकार ने ये जो कदम उठाया विरोध के लिए, आखिर विपक्ष को ये क्यों नहीं भारा। जी हाँ, मेरे साथ चेतन सिंह साहब है। चेतन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कित्थे हो सिद्धूपा जी? देखिए, सबसे पहली बात, जो टिक्कू साहब का दर्द है वो हम सबका दर्द है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस दर्द के ऊपर भी राजनीति करी जा रही है, सियासत करी जा रही है। अरे जनाब, जो सिख है उन्होंने इस देश को बनाया है, कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनके लिए हमारी सरकार क्या सीएए के ऊपर पॉलिटिक्स करेगी? अरे जनाब, उनकी सुरक्षा प्रदान करिए। ये उनमें से नहीं है कि कोई जगह छोड़ के भागेंगे, ये जहां है ये वहीं लड़ेंगे। और देखिए हमारा चेतन साहब, लड़ते लड़ते 2002 में ये 40,000 थे, आज केवल 8,000 बचे हैं। अगर सरकार कोशिश कर रही है कानून के जरिए उन्हें नागरिकता देने की, क्या आपत्ति है चेतन साहब? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, 6 साल हो गए हैं नागरिकता देने के लिए, कोई आपत्ति की बात आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे किसी भी एक का नाम बता दीजिए जिसको इस हमारे देश से, जिसको भी कोई भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या किसी भी तरह का एक ह्यूमन प्रोसिक्यूशन भी हुआ है। क्या इस देश से किसी को भगाया गया है, वापस भेजा गया है? बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों के ऊपर राजनीतिकरण किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं क्यों। आप बीजेपी की प्रवक्ता से भी पूछिएगा, एनआरसी 3.5 साल किया गया, 3.5 साल में 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 16 लाख हिंदू आए। अब क्या उनको एकोमोडेट करने के लिए सीएए निकाल दिया गया? आप मुझे पहले यह बताइए। आप राजनीति छोड़ के आप पूछिए, ये मोदी साहब से उम्मीद लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारे देश के हिंदू हैं, जो चेतन जी, 2 चीजें इसमें। तो फिर आपकी विचारधारा वाले दल जो हैं, जो विचारधारा जो आपके करीब इर्द गिर्द दिखाई देती है, वो आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर विरोध के लिए विरोध क्यों हो रहा है? जिस पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर 1984 का दाग है। क्यों नहीं बात करते राहुल जी? क्यों नहीं बात करती प्रियंका जी? क्यों नहीं बात करती सोनिया जी इमरान खान से? क्या सत्ता में बैठा हुआ है आदमी बात कर सकता है? आम आदमी, एक आदमी आम दूसरे दुख दर्द वाले आदमी की बात कर सकता है। आपको भी बात करनी चाहिए। दिखाओ ना कि आपके प्रति, आपके मन में सिखों के प्रति प्यार है। क्यों नहीं आपका प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। आप लोगों ने जितने बलिदान, कुर्बानी करी है देश के लिए, उसके लिए कोई तुलना नहीं है और शब्द कम पड़ते हैं। टिक्कू साहब, आप देखिए, 84 को अब छोड़ देना चाहिए। अब उस बात, मैं कह रहा हूं मौका है ना, अरे मौका है ना चेतन जी, मौका है तो धोइए, हमारी बात उठाइए, हमारी सुरक्षा भैया कराइए। अरे हम लोग, हम तो रक्षा गए देश के।
आप मुझे ये बताइए, अभी का आज का जो मुद्दा जो है, जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा हमें सरकार से जवाब लेना चाहिए। ठीक है, सरकार अपना रोल अदा करेगी। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये कुल मिला के चेतन जी जिस विरोध की आड़ और पाकिस्तान के जुल्मो सितम की आप आड़ ले रहे हैं, अगर सरकार ने कोशिश की है तो ये तो भीतर ही हो रहा है। तो ये तो अपने आप में इस कानून को लेकर भीतरघात है, जिस चीज का लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। आइए बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। टीटू जी, चेतन जी, आप ही के सवाल को मैं बीजेपी प्रवक्ता नीतू डबास के सामने रखता हूं। नीतू, सीधे तौर पर चेतन का आप पर आरोप है कि सीएए के जरिए आप लोग सियासत कर रहे हैं। मनीष जी, अभी तक मैंने सारी चर्चा सुनी है और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं। पहले मैं उनके आरोप का जवाब देने से पहले, आज ये जो घटना हुई है और 70 सालों तक वो घटनाएं वहां पर होती रही है, पूरा विश्व जानता था कि वहां पर माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन होता है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये जब हम बिल लेकर आए तो ये सिद्ध करता है कि कैसे हालात वहां पर थे। अगर मैं आपके सामने पाकिस्तान मानवाधिकार की रिपोर्ट रखूं तो हर महीने 20 से 25 लड़कियों का अपहरण और वहां पर रेप और उनको जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाकर उनका निकाह, ये आम घटनाएं हैं। फिर जो ननकाना साहिब पे जो घटना हुई, ये कोई नई घटनाएं नहीं है। पहले तो टीटू जी की जो बात है, बिल्कुल समर्थन है, पूरी संवेदनशीलता है उनकी इन बातों पर। और दूसरी बात, आप उम्मीद मोदी जी से ही कर सकते हैं। आपको मोदी जी से पूरी उम्मीद है और सही व्यक्ति से आपको सही उम्मीद है। मेरी बहन, आपने जिस तरह से मेरी बहन सुनिए, आपने 370 लागू करा कांग्रेस ने किया है। बहन मेरी सुनिए, जी आपने 370। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं एक बात आपको, ठीक है, नीतू सवाल ले लीजिए। बात को नीतू सवाल ले लीजिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। नीतू सवाल ले लीजिए, क्योंकि आप सरकार का पक्ष रख रही है। आपने जम्मू कश्मीर में 370 लागू करा, हमने क्या बयान दिया कि किसी की भी बहन बेटी हो, हमारा फर्ज है, सिख का फर्ज है कि उसके घर जाए, उसको उठा के लाए, उसको बचाए। क्या हमने देखा था? कश्मीर में 370 लागू करा, हमने क्या बयान दिया कि किसी की भी बहन बेटी हो, हमारा फर्ज है, सिख का फर्ज है कि उसके घर जाए, उसको उठा के लाए, उसको बचाए। क्या हमने देखा था कि किसने कौन क्या कर रहा है? इसका 370 का किसको लाभ होगा, किसका नुकसान होगा? हम नहीं डोले आज तक, हमारा वही मिशन है। नीतू जी, देखिए 370 की आपने बात की है, इस देश ने वो भी देखा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ और 70 सालों तक उस मुद्दे को किसने भटका कर रहा वो भी देखा है। और 370 हटा के आज जो कश्मीर में जो हालात सही बनने के रास्ते पे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। सीएए और एनपीआर का जो बिल लेकर हम आए और उसको सही करने की चीजें की गई हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पूरी संवेदनशीलता है, पूरे विश्व, पूरा देश देख रहा है और मोदी जी का जल्द ही इस पर भी त्वरित कार्रवाई दिखेगी। लेकिन मुझे हैरानी ये होती है कि कांग्रेस जब इन बातों पर आकर बैठकर बात करती है, जब ये कहते हैं कि 1984 में कोई बड़ा अगर पेड़ गिरता है तो कुछ लोगों की तो कुर्बानी होगी ही, आप वो बातें करके और आज आप हमें बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात होती है। दूसरा चरित्र आपका दिखाई देता है उसी सीएए के मुद्दे पर, आपने हमेशा खड़े होकर पार्लियामेंट में मांग की, लेकिन आप खड़े होकर पूरे देश में जो आगजनी आप लोगों ने की है वो भी एक दोहरा चरित्र आपका दिखाई देता है। मेरे पास इफरात वक्त है, आपको भी मैं वक्त दूंगा, आप भी अपनी राय रखिएगा। नीतू को अपनी बात रख लेने दीजिए। इफरात समय है हमारे पास, इफरात है। इफरा मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, परविंदर जी भी बाकी है, मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा, नीतू आप अपनी बात पूरी करें तो मैं इफरा पर आऊं और परविंदर जी और मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, मैं यही कह रही थी कि आज जैसी घटनाएं सामने आई है वो सिद्ध करती है कि सीए की डिमांड आज, सीए की जरूरत आज नहीं थी, बहुत सालों से थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने अपनी राजनीति की वजह से उसको इग्नोर किया, उसको दूसरी तरफ लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये आज इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो ये इन्होंने पूरे देश को आग में धोखने की कोशिश की, इन्होंने अपनी राजनीति करने की कोशिश की।
कम से कम विरोध करने के नाम पर विरोध करना बंद करके अगर ये साथ में खड़े होते तो शायद पूरा देश इनका सम्मान भी करता कि कैसी देश में घटनाएं, कैसी परिस्थितियां, उसके निर्णय के अनुसार हम सामने खड़ा होता। और दूसरी बात मैं कहती हूँ, आपकी सही व्यक्ति से सही उम्मीद है। जिस प्रकार की वहां घटनाएं, जहां सिखों को टारगेट कर वहां पर मारा जा रहा है, ननकाना साहिब पर हमला किए जा रहे हैं, आज वो दिखाता है कि कैसे हालात हैं और जल्दी इस पे भी कार्रवाई आपको दिखाई देगी। ननकाना साहब के मामले को 4 दिन हो गए, आज तक मुझे कोई एक ट्वीट आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय हरसिमरत कौर जी का मुझे कोई चीज दिखाइए तो सही, कोई बयान मुझे दर्शाइए, मेरे दिल को तसल्ली तो दीजिए ना। टीटू साहब, नीतू आपको ये तसल्ली और विश्वास देना होगा। मैं वही कह रही हूँ, सही लीडरशिप से सही उम्मीद है और मोदी जी से ये उम्मीद करके इस पे हम समाधान की तरफ जा सकते हैं। जी, इकरा मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, उस पर कार्रवाई आप देखेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे देश में विपक्ष है, जिस मुद्दे पर विश्वास रखिए, मेरे पास इफरात समय मुद्दे पर ये जब विपक्ष में होते हैं तो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की संपत्ति को आगजनी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब, सीधे तौर पर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीधे तौर पर कट्टरपंथियों ने ये समझ लीजिए कि कसम खाई है कि पाकिस्तान के इलाके से सिखों का नामो निशान मिटा दिया जाए। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले चेतन सिंह जी ने कहा कि आप 84 को भूल जाइए, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। 84 को भूलने की बात नहीं है। 84 के जो दोषी हैं उनको संरक्षण दिया कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश टाइटलर को, कमलनाथ को सीएम बनाया, और उसके बाद हम उसको कैसे भूल जाएं? कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं है देश हित के लिए, हमारे बच्चे भी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, ये मुद्दा हमारा आज का नहीं है, मैंने सिर्फ इस बात को नहीं बोला, मैंने आज के संदर्भ के बाद में बोला था सेठी साहब। नहीं, मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूं आपकी चेतन जी, समझता हूं। मैंने सिर्फ उस बात को क्लैरिफाई, हमारा विषय क्या है, मैं उस विषय से भटकना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन जी, आप इस बात को समझ लीजिए, जब भी कांग्रेस और सिखों के इतिहास की बात होगी, आप मुद्दे को मत भटकाइए। देश का सवाल में सियासत नहीं, मुद्दे पर चर्चा और बहस के लिए यहाँ आपको बुलाया गया। चेतन जी, नीतू यहाँ पर बहस के लिए बुलाया गया है और आप लोगों को विषय बताया गया है, आप लोगों को विषय बताया गया। मैंने अपना छोटा सा ऑब्जेक्शन दर्ज करा है, आप मुद्दे को मत भटकाइए। हम मुद्दे के ऊपर बात करने आए हैं, मुद्दे की बात करेंगे। सिखों की 80% से ज्यादा कुर्बानी है, चाहे काला पानी की हो, चाहे फांसी की हो, चाहे आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। सिख भारत का एक फेस है। पाकिस्तान के अंदर कभी जगजीत कौर का धर्मांतरण किया जाता है गन पॉइंट के ऊपर, और उसका आप सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, आपको मतलब ये अधर्मी पाकिस्तान, अधर्मी पाकिस्तान की लाइन के आसपास मत पहुंचिए आप चेतन जी, अधर्मी पाकिस्तान के आसपास आप मत मंडराइए, किसी के आप मत मंडराइए अधर्मी पाकिस्तान के पास। देखिए, बात धर्म को लेकर नहीं, बात सीधा अल्पसंख्यकों पर हमले किए। परिंदर जी, आप बात नहीं करें, फिर मैं आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए, नीतू परविंदर जी को अपनी बात, देखिए 20 करोड़ लोगों का डर हमें, परविंदर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नीतू जी 6 साल हो चुके हैं, 6 साल, 20 करोड़ लोगों का डर, 130 करोड़ को मत दिखाइए। देखिए, देश के विकास के ऊपर भी बात कर लीजिए। बिल्कुल हो सके चेतन जी, और इस 6 साल में देखिए मेरे साथ अभी 2 और ऐसे मेहमान हैं, इफरात खान और जीसी मल्होत्रा साहब, जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं। मैं उनको अभी तक नहीं ला पाया हूँ इस बहस में, लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, आपने सियासत के उन लोगों को और उन चेहरों को आपने अब देश का सवाल में देखा और सुना। केवल निंदा से काम नहीं होगा, चर्चा इसी बात पर जारी है। देश का सवाल एक छोटे से इंतजार के बाद। नागरिकता कानून को लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क में भी किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। देश के भीतर तो है ही, और मजेदार बात आज जो देखने सामने आई कि इसका जो विरोध कर रहे दल हैं, उनके साथ ही
उनके दल में ही, जी हाँ, कांग्रेस की एक बैठक 13 तारीख को बुलाई गई जिसमें ममता ने आने से मना कर दिया। आज पवार ने जिस शांति मार्च का मोर्चे को हरी झंडी दिखाई, उसमें शिवसेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं दिखा। सीएए और एनआरसी पर विरोध का आलम देखिए कि विरोध कर रहे विपक्ष में फूट पड़ने लगी है। शायद इसलिए कहीं फायदा उससे न मिल जाए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में शुरू हुई पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा की गांधी शांति यात्रा की है, जिसे शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई, तो पृथ्वीराज चौहान जैसे सरीखे कांग्रेस नेता समर्थन के लिए मौजूद रहे, मगर यहां शिवसेना का एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ सीएए और एनआरसी के विरोध में ममता बनर्जी के पैदल मार्च की है, जिन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही 13 तारीख को कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया है। अब आप समझिए कि विरोध में विपक्ष अपने ही समीकरण नहीं संभाल पा रहा और वो भूल गया, क्योंकि ये लड़ाई तेरी, लड़ाई मेरी में तब्दील हो गई। ब्रेक के बाद आपने ये हमारा एक एसटीडी वीडियो देखा, जिसमें आप देखिए कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है कैसे खंड खंड बट रहा है, क्योंकि सियासत है और सियासत के साथ। ब्रेक के बाद आपने ये हमारा एक एसटीडी वीडियो देखा, जिसमें आप देखिए कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है कैसे खंड खंड बट रहा है, क्योंकि सियासत है और सियासत के साथ वोट सामने नजर में। इफरा खान, मैंने आपसे कहा था बहस के पहले दौर में मैं आपको नहीं ला पाया, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नागरिकता संशोधन कानून में कहां भारतीय नागरिकों के विरोध में आपको दिखाई दे रहा है? कहां ये आपको भारत में रहने वाले मुसलमानों के विरोध में दिखाई दे रहा है? तो फिर विरोध कैसा? देखिए, अभी हम लोगों ने देखा जो पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप सीएए अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कट ऑफ डेट 2014 की है। यानी सीएए जो है, जो आज पाकिस्तान में बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, वो उन सिख भाइयों को नहीं बचा सकती, क्योंकि कट ऑफ डेट है। यानी जो 2014 से पहले आए, सीएए सिर्फ उन्हीं को बचाती है। जो 2014 के बाद शरणार्थी आएंगे, सीएए और उन शरणार्थियों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए जो ये नीतू जी राजनीति कर रही है, हम बचाएंगे हम बचाएंगे, भाई अगर आपको सच में बचाना था तो 2014 कट ऑफ डेट क्यों रखी थी? दूसरी बात, हम इस देश में रहने वाले हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में शरणार्थियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हमारा फिर विरोध क्यों है? विरोध हमारा है एनआरसी से, लेकिन एनआरसी तो नहीं आई। अमित शाह ने आपसे मेरा एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपको कश्मीर को लेकर भी पेट में दर्द, कश्मीर के हालात देखने के लिए आज आपने देखा कि लैटिन अमेरिका और कई देशों के कई मुल्कों का एक पर्यवेक्षक दल कश्मीर पहुंचा है। अगर सरकार के मन में कोई चोरी होती, सरकार के मन में कोई कपट होता, तो आखिर इन लोगों को बुला के वहां के हालात दिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को आज कश्मीर लाया गया। मेरा एक सवाल है कि अगर आप बाहर के पॉलिटिशियंस को कश्मीर ला सकते हैं, तो आप अपने पॉलिटिशियंस को कश्मीर जाने से क्यों रोक रहे हैं? अगर आप बाहर के पार्लियामेंटेरियंस को ला सकते हैं, तो आप बाहर की प्रेस को लाने से वहां क्यों झुक रहे हैं? जो पार्लियामेंटेरियंस आते हैं वो जनता से नहीं मिल सकते, लोगों से नहीं मिल सकते। भाई पार्लियामेंटेरियंस है, उनको सरकार की गाड़ियों में घुमाया जाता है, ये गाइडेड टूर है। अगर सरकार को सच में डर नहीं लगता है तो आप फॉरेन प्रेस को अलाउ कर दीजिए। ये देखिए, आप तस्वीर भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं कि हमारे ही अपने मुल्क के लोग, हमारे ही अपने सियासत के वो सियासतदान वहां क्यों नहीं जा पा रहे? वो केवल जाएंगे और वहां सियासत करेंगे, इसलिए फॉरेन प्रेस अलाउड क्यों नहीं है? आप बता दीजिए, सरकार ये बता सकते हैं। इंटरनेट 5 महीने से बंद किया। आज यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ पहली बार एक सुनवाई टाइप हुई। जी, आपके सारे सवाल मैं इफरा जी से एक सवाल बोलिए। मेरी बहन, मुझे एक बात बताइए, अभी जो 370 जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, हमारे दरबार साहब से ये ऐलान करा गया कि कोई भी बेटी, कोई भी बच्ची अगर किसी दुविधा में है, किसी जगह फंसी हुई है,
तो सिख कौम के बच्चे, सिखों के परिवार के बच्चे आपके घरों में गए, मुसलमान भाई बिल्कुल बिल्कुल और लेके आए। बिल्कुल आप बताइए आपके हमारे किस तरीके के ताल्लुकात हैं, लेकिन आपका एक बात आपका मुझे बताइए ना, आपका क्या कहना है जो मेरे हरमीत भाई के बच्चे भाई को मारा गया है, इस पे आप अपना इसमें भी कुछ दृष्टि डालिए। मैं बोलूंगी जी, मैंने बार बार कहा कि ये शर्मनाक है और हम इन लोगों को वेलकम करते हैं इस देश में। हमें तो बीजेपी से लड़ रही हूं कि 2014 कट ऑफ डेट क्यों रखी है। दूसरी, जैसे आप अदनान सामी को सिटीजनशिप दे सकते थे, वैसे आप इनको भी सिटीजनशिप दे सकते थे बिना एक एक्ट लाए हुए। तीसरी बात, वो एक्ट लाने की जरूरत क्या थी? आपने अदनान सामी को सिटीजनशिप बिना एक्ट ले आई दी, तो इनको भी दे दीजिए। इन्होंने एक्ट लाया ही इसलिए ताकि देश में विरोध हो, और फिर क्या कहा? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले आइए जवाब ले लेते हैं ना, फिर एनआरसी आएगा। दूसरा जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता और मल्होत्रा साहब भी हैं। मल्होत्रा साहब से भी मुझे कुछ बातें पूछनी है। नीतू पहले आप नीतू आप पहले इफ्रा का जवाब दे दे। परविंदर जी मैं आपको ला रहा हूं। नीतू आप जवाब दें कि अब जो वहां शरणार्थी बचे हैं, जिन पे जुल्मो सितम ढाए जा रहे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? 2014 की कट ऑफ डेट का क्या होगा? जी मैं बताती हूं। पहली बात, इन्होंने ये सवाल किया है कि 2014 की कट ऑफ डेट क्यों रखी है, और जो और शरणार्थी है उनके लिए क्या है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं किया? ये 3 सवाल उन्होंने मुख्यतः पूछे। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो 3 देशों को, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही है कि जो दूसरी और कम्युनिटी है जिनके जो प्रताड़ित होती है उनके लिए हमने प्रावधान क्यों नहीं रखा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। अगर आप सीए का व्हाइट पेपर अच्छे से पढ़ेंगी तो उसमें पूरी तरह हाँ बात मैं बिल्कुल ठीक है, मैं सिखों की बात कर रही हूँ, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं सिखों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। आप बार बार ये मुद्दे होते हैं। पहली बात तो इस एक्ट का ये मुद्दा था, इस एक्ट का ये पर्पस था कि जो 3 देश हैं वो इस्लामिक स्टेट हैं, और वहां पर डेफिनेटली इस्लाम के नाम पर तो जो है जो प्रताड़ना है वो नहीं हो रही है। मुख्यतः तो वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पर उनका प्रताड़ना हमारे वहां पर उनकी प्रताड़ना हो रही है। 2014 की कट ऑफ का रखने का कारण ये है कि 2014 वाला जवाब लाखों, जी मैं आ रही हूँ 2014 तक का। हाँ, जो 14 वाला जवाब ये है मनीष जी कि यहाँ पर लाखों शरणार्थी भारत में पहले से ही हैं, यहाँ पर है, और इसके बाद 2012-14 के बाद भी जो शरणार्थी यहाँ पर आना चाहिए वो भी भारत में शरणाएंगे, वो भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, ये जानकारी इस देश में जाने दीजिए। आप लोग यही तो गलत इन्फॉर्मेशन देश में देकर लोगों को भड़का के सड़कों पर ला रहे हैं। वो शरणार्थी भी यहाँ पर भारत में मदद के लिए कर सकते हैं, नागरिकता के लिए कर सकते हैं, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई भी कर सकता है। एनआरसी की कहीं बात नहीं है। इफ्रा एनआरसी की कहीं बात नहीं है। एनआरसी की बात कहाँ से आ गई? अब एनआरसी को लेकर कोई तारीख तय हुई है? आपके पास कोई जानकारी है? आपने रखा है तो मुझे बोलने दीजिए। 2014 नीतू को बोल लेने दीजिए क्योंकि वो जवाब दे रही है। भारत में, मैं आपको दिल्ली में ही नहीं जी 2014 तक उनके लिए रखा गया जो भारत में बहुत सारे लोग छिप कर इस देश में रहते हैं। इफ्रा जी मेरे साथ चलिए, मैं लेकर चलती हूँ सेक्टर 24 के पास, आपको दिखाती हूँ जहां पाकिस्तान से आए हुए हिंदू अल्पसंख्यक छिप कर रहते हैं। ये उनके लिए रखी गई है कि वो कम से कम अपने आकर खुले तौर पर आए। तो वो हमारे देश में है और वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे देश का रिसोर्सेज भी कर रहे हैं इस्तेमाल। नहीं नीतू, आपकी तरफ से जवाब साफ नहीं आया है। हमारे साथ मल्होत्रा साहब हैं। जी हाँ, आप संविधान विशेषज्ञ हैं मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, 2014 की कट ऑफ डेट को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ता दिख रहा है। मल्होत्रा साहब, अब क्या होगा जो ऐसे सताए, डराए, भगाए शरणार्थी, ऐसे अल्पसंख्यक जो इन 3 मुल्कों में अगर पाए जा रहे हैं, तो आखिर वो अपने यहां इस मुल्क में कैसे नागरिकता पा पाएंगे? मल्होत्रा साहब। देखिए मनीष जी, जो आज की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना है वो कितना जरूरी था और उसका जो विरोध हो रहा है वो कितना खोखला है, उससे साफ हो जाता है।
आप देखिए कि जो मिनॉरिटीज की वहां परसिक्यूशन है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनकी जो परसिक्यूशन वहां होती है, उनकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर हैं या चर्चेज हैं उनको ढाया जाता है। वहां अपने ही मुसलमान जो शिया हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसा वहां जो उस परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज वाले आए हुए हैं उनको नागरिकता देना जरूरी था। लोगों की बात अब ये है कि एक्ट है। मल्होत्रा साहब सुन लीजिए आप सर, मेरा जी परविंदर जी देखिए, पहले मिनिमम यहाँ रहने के लिए 11 साल की जरूरत होती थी, अब इसमें 5 साल कर दिया गया है। एक्ट में 31/12/94 ये जो 14 की डेट लगाई है, वो अब कोई डेट तो लगानी थी कि इस डेट तक जो 5 साल तक रह चुका उसको नागरिकता मिलेगी। इफ्रा हमें मल्होत्रा साहब यहाँ पर पैनल की जो चिंता दिखाई दे रही है और खासकर इफ्रा की जो चिंता दिख रही है कि 2014 की तारीख क्या ये फ्लेक्सिबल होगी और सरकार क्या जैसे जैसे शरणार्थी भारत में आएंगे या आना चाह रहे हैं, डराए, सताए, भगाए, उनको यहां पर नागरिकता मिल पाएगी? आप जरा इस पर जो धुंध जमी है उसको साफ करें, उसको छाटें। बिल्कुल मिल पाएगी मनीष जी। वो भारत के लिए नागरिकता आप ये देखिए, सिटीजन एक्ट 1955 को 6 दफा अमेंड किया जा चुका है। आपको जवाब मिल गया। 3 दफा एनडीए की गवर्नमेंटों ने और 3 दफा यूपीए की गवर्नमेंटों ने इसको अमेंड किया है। अब 31/12/14 की जो डेट दी है लागू होता है, कोई भी इसके लिए नागरिकता भारत के लिए लागू कर सकता है, देने के लिए तैयार। और जो बार बार बैठ के बोल रही है आपसे एक सवाल बताना चाहूंगी कि अगर ये लोग भारत कोई भी 2014 आएगा पैक्ट के आगे का प्रोविजन था, जब नेहरू बनाकर द्वारा पैक्ट के समझौता तैयार है, भारत का सवाल है फिर आपको सीए लाने की क्या जरूरत? भारत का विभाजन जैसा मैंने कहा और लियाकत में आप हमारा 6 दफा अमेंड हो चुका है और कोई तो डेट रखनी होगी। अगर 19 की डेट रखी होती तो 5 साल बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और वहाँ पर तैयार है, आप कह रहे हैं 2014 के बाद आई है, वो मुस्लिम है, अंडर कवर नहीं है के आधार पर मनीष जी, अगर ऑर्डरली डिबेट हो तो फिर एक सेकंड नीतू we have a constitutional expert here. We have Mr. Malhotra as a constitutional expert. मैं चाहूंगा कि जब वो कह रहे हैं तो आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन इफ्रा यहाँ बैठकर बहुत सारी गलत जानकारियां दे रही है। नीतू मेरा मन, मैं इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि देश के सवाल का मंच अफवाहों को बढ़ाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं ये पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं नीतू और इंडिया न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएए को लेकर मचे बवाल पर हमारी बहस जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स लैमिनेशन फैक्ट्री में अल्पसंख्यकों और खासकर सिखों पर हो रहे जुल्म सितम की दास्तान पर हमने चर्चा की। आज की हमारी बहस में कई आयाम सामने आए। अब हम बहस के आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं तमाम मेरे पैनलिस्ट से ये कह देना चाहता हूं कि आपको 25-25 सेकंड है। आप अपनी बात रखें और सकारात्मक, प्रामाणिक और सार्थक बात रखकर मुझे इस बहस को खत्म करने का मौका दें। परविंदर जी। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात के बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैं भी किसी की बात के बीच में नहीं बोलता। ये एक डिबेट का परविंदर जी 5 सेकंड चले गए आपके। सर, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं, देश में जहां पे भी त्रासदी होती है वहां पे सिख पहुंचते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, वहां पे सिख लंगर बांट रहे हैं। लेकिन जब यहां पे देश के अंदर 3 तलाक आता है, 370 आता है, राम मंदिर आता है, पूरा देश उसका स्वागत करता है। सीए पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेक बहे की स्थिति मुसलमानों को ये थी कि वो
एनआरसी में लिप्त होंगे, लेकिन सीए में जो यहां पे मानवता के नाम पे जो लोग यहां पे शरणार्थी हैं उनको दी गई है कि धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे देश के अंदर हमारा गुरुद्वारा था हरिद्वार के अंदर, ज्ञान गोदड़ी साहब, उसको खत्म कर दिया गया। उड़ीसा में मंगू मठ था, उसको ढा दिया गया। सिक्किम के अंदर गुरुद्वारा था, उसको खत्म कर दिया गया। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यहां पे हमारी क्या सेफ्टी है, यहां पे हमारी क्या सिक्योरिटी है, उसकी कोई बात नहीं करता। किसी चैनल में किसी ने बात नहीं करी। परविंदर साहब, आपके इन सारी बातों को लेकर नीतू जब एक उचित समय आएगा, बीजेपी का कोई प्रवक्ता इसका जवाब देगा। प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकता, ये सरकार देगी। नीतू सरकार जवाब नहीं दे सकती, परविंदर जी का कहना है। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर परविंदर जी मेरे पास समय कम है। लास्ट मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर कोई संस्था कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सिर्फ भारत की सरकार आखिरी 25 सेकंड, तभी वहां पे सिखों की और माइनॉरिटी की सिक्योरिटी होगी। यही मेरी अपील है। नीतू आखिरी 25 सेकंड। हाँ जी, देखिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंतर्राष्ट्रीय जो एक मोदी जी ने सभी देशों के साथ अपने संबंध बनाकर, जिस तरह से हमने कई घटनाओं में लगातार देखा कि पाकिस्तान को अलग थलग किया है, जिस तरह वो सिखों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, आपको इस पर भी जल्दी त्वरित कार्रवाई होगी दिखाई देगी। दूसरी मैं बात कहना चाहती हूं कि जो सीए को लेकर विपक्ष ने राजनीति की आज एक्सपोज हो गया है, समझना चाहिए देश को, और उनके लिए जो देश वहां पर प्रताड़ित थे उनके लिए स्वागत है। जो भारत में शरणार्थी रह रहे हैं उनका ये स्वागत है कि हमारे देश में रह रहे हैं। आखिरी पड़ाव में सवाल जवाब नहीं देते। परविंदर साहब आखिरी पड़ाव में सवाल जवाब नहीं। हमारे एमईए के पोर्टल पर भी जो भाई बार बार परविंदर जी उठा रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा की बात है, तो हमारे पोर्टल पे एक बात ठीक है नीतू, उम्मीद करते हैं कि जो सपने आप दिखा रही हैं वो सपने पूरे होंगे। नीतू उम्मीद करते हैं कि जो सपने आप दिखा रही हैं पूरे होंगे। मल्होत्रा साहब आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर रहे हैं, आपको लगता है ये सियासत वाले कहीं सियासत जाकर रोकेंगे और जिन अल्पसंख्यकों की दुहाई दे रहे हैं उनके लिए वाकई काम करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो यहां हो रहा है वो तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भी पास किया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हमारे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हुआ है और अर्ज किया गया है कि इसको वापस ले लिया जाए। मल्होत्रा साहब पोजीशन कर रही है। जी मल्होत्रा साहब आखिरी 10 सेकंड पे रिफ्रा। यही कहूंगा मेरी नीतू बहन से कि आप इस राजनीति से, इससे प्रधानमंत्री जी देश पिता है, वो सबसे ऊंचे सबसे पहले बात करें, सीए आता रहेगा, हम तुम्हारे साथ इफ्रा लास्ट 10 सेकंड, ऐसे नहीं। इफ्रा लास्ट 10 सेकंड। परमिंदर जी की बात हो रही है, मैं आखिरी परमिंदर भाई साहब को बहुत ही निवेदन के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए मोदी जी का एक और जुमला है। जी आपने तमाम मेहमानों को सुना। आखिर सीए को लेकर जो सियासत चल रही है, मुझे विश्वास है कि आप भी समझ गए होंगे। मैं आपका मतलब उन पैनलिस्ट से नहीं जो देश का सवाल देख रहे हैं। सरहद पे चले तूफानों से वतन परस्ती खाक नहीं हो जाती। जी हां, केवल नाम पाक रख लेने से जगहें पाक नहीं हो जाती। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। जेएनयू का आजादी मार्च।